जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है हिंदी व्याकरण का। यह हमारा 30वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें से मैंने हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी होती रहे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई से भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस अर्थी, विधा प्लस रथी, विधा प्लस थी या वी प्लस ध्यार्थी? तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वो है विद्या प्लस अर्थी, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि टोटल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार में कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में है दीर्घ संधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अधि, अध्यय या अक्ष? देखो, उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं, यानी आदि में लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष शब्द में है अधि उपसर्ग, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी शब्द हैं जो अधि उपसर्ग से बने हैं, जैसे अधिपति, अधिग्रहण। तो ये शब्द जो है वो अधि उपसर्ग से बने हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, वो है अधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारिणी शब्द का निकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य, नौका, ए और बी दोनों या गंगा? देखो, तारिणी शब्द के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो सूर्य भी है, नौका भी है, लेकिन गंगा जो है वो तारिणी शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जिगीषा, युयुत्सु, युयुत्सा या इनमें से कोई नहीं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा युयुत्सु, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें युयुत्सा की, तो युयुत्सा का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध की इच्छा, ना कि इच्छा रखने वाला। अगर यहाँ जिगीषा की जगह जिगीषु होता तो इसका अर्थ होता जीतने की इच्छा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा युयुत्सु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्दों की सही वर्तनी का चयन कीजिए। यानी इनमें से कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है वो हमें चयन करना है कि श्राप सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। श्राप, शाप, सांप या शराप? तो श्राप की जो सही वर्तनी होगी वो होगी शाप, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। हम जो बोलते हैं श्राप, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शाप होता है ना कि श्राप होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन तेहरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नष्ट होना, बिखर जाना, मुसीबत पड़ना या कहीं का न रहना? तो तीन तेहरा होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है बिखर जाना, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है, यानी तितर बितर हो जाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? विश्वनाथ, भरत मुनि, जयदेव या कालिदास? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है भरत मुनि, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक में 2 प्रकार के नृत्य जो है वो प्रस्तुत किए हैं, एक तो तांडव और एक है लास्य। अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन्मांध शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? देखो, जन्मांध शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा जन्म से अंधा। तो जन्म से अंधा, जहां कहीं भी कारक चिन्ह का यूज हो तो समझ लो वहां कौन सा समास है, वहां है तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 10, 8, 13 या 12?
तो गणों की जो कुल संख्या मानी गई है वो है 8, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इन 8 गणों को जो याद करने का सूत्र है वो है यमाता राज भासन लगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? भय, घृणा, उत्साह या क्रोध? देखो, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद को रस कहते हैं। जब हम कोई भी कविता या कहानी पढ़ते हैं तो उससे जो हमें फील होता है वो ही रस कहलाता है। रसों की कुल संख्या है 9। ये मैं हर वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि रसों की कुल संख्या 9 है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। और भरत मुनि ने कौन से रस को रस नहीं माना है? तो वो शांत रस को रस नहीं माना है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भय किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है भयानक रस का। घृणा किस रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो घृणा है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है रौद्र रस का, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई, जगनिक, सूरदास या जयदेव? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो वो लिखी चंद्रबरदाई ने, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह एक ब्रज भाषा की कविता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि? देखो, प्रसून शब्द का जो पर्यायवाची है वो है पुष्प, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा पुष्प के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? फूल, सुमन, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चांद, हिमांशु, सुधांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और अगर पेड़ की बात की जाए तो पेड़ के पर्यायवाची कौन से हैं? वो है वृक्ष, पादप, ये सभी जो हैं वो पेड़ के पर्यायवाची हैं। और अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची जो है वो है आग, दहन, पावक, धूमकेतु। ध्यान रखना है, धूमकेतु आजकल एग्जाम में आ रहा है कि धूमकेतु किसका पर्यायवाची है? तो वह है अग्नि का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल, अरण्य, कानन या तुरंग? देखो, जंगल के जो पर्यायवाची है वो अरण्य भी है, कानन भी है, और जंगल तो आपको पता ही है, ये तो है ही क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था। बट तुरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची है, ना कि जंगल का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजु का विलोम शब्द क्या है? सीधा, सरल, तिर्यक या वक्र? देखो, रिजु का जो मतलब होता है वो होता है बिल्कुल सीधा। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है वक्र, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रख लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? समानार्थक, कृत्रिम, शरासन या चमत्कार? देखो, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? वो होता है प्राकृतिक, यानी जो प्राकृतिक रूप से बना हो। अब इसका विलोम तो आप समझ ही गए होंगे, जब प्राकृतिक है तो प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा कृत्रिम, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक, बड़ा, भारी और बृहस्पति, ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं? गुरु के, दीर्घ के, ऋषि के या अरुण के? यानी इन ऑप्शंस में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं शिक्षक, बड़ा, भारी और बृहस्पति? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और ये सभी जो हैं ये गुरु के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विग्रह का विलोम शब्द क्या है? संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण? देखो, अर्थ को समझो। विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग होना। और संधि का अर्थ क्या होता है? वो होता है जोड़ना। तो विग्रह का विलोम शब्द क्या हुआ? वो संधि ही तो हुआ। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। और इसके अलावा आग्रह जो है, आग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौन का विलोम शब्द क्या है? मुखरता, मूकता, वाचाल या प्रागलभ्यता? तो मौन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वाचाल, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। मौन का मतलब आपको पता ही है कि चुप, और वाचाल का मतलब बोलना या बोलने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भामा, भारती, शारदा या वागेश्वरी? देखो, इनमें से सरस्वती के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? वो है भारती, शारदा और वागेश्वरी। यानी वागीश्वरी जो है वे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन भामा जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है कि यही सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वसंत का पर्यायवाची नहीं है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार? देखो, वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, तो वसंत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास। ये तीनों ही वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन कांतार जो है
वो वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा या हालिद्रा? देखो, हल्दी एक तद्भव शब्द है और आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में ये समझाया था कि अर्थ के आधार पर, वाक्य के आधार पर और शब्द के आधार पर और रचना के आधार पर ये जो शब्दों के रूप होते हैं वो कितने होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। हल्दी का जो तत्सम रूप होगा, हल्दी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा हरिद्रा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? देखो, घनश्याम का जब हम समास विग्रह करें, घन सा श्याम है जो, यानी श्री कृष्ण, भाई जहां दोनों शब्द प्रधान नहीं होते बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हो, वह कौन सा समास होता है? वहां होता है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, और तत्पुरुष समास में तो आप सभी को पता है कि इसमें कारक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? देखो, चौराहा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह, और मैंने क्या बताया है, जब पहला वर्ड संख्यावाचक हो, चार राहों का समूह, चार यानी पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण हो और वह किसी ग्रुप की तरफ इंगित कर रहे हो, यानी ग्रुप बना रहे हो, चार राहों का समूह, तो वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ होगा द्विगु समास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें और का लोप होता है या फिर या का लोप होता है, जैसे माता और पिता या माता या पिता। ठीक है, तो माता पिता अगर मैंने लिख दिया माता डैश पिता, डैश नहीं मतलब योजक चिन्ह होता है, तो माता योजक चिन्ह और पिता, तो इसमें और लग सकता है या फिर या भी लग सकता है, तो वहां द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का जो वैसे सही आंसर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू महादेव सेठ, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास? देखो, आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है यह 1881 से प्रकाशित हो रही है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो वो होता है मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। और इस पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलेरी किसका सरनेम है? ठीक है, या फिर गुलेरी किसका सरनेम है, या फिर प्रेमधन किसका सरनेम है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो नोट करते चले आना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा? देखो, उल्का सी रानी यानी उल्का सी रानी यानी उल्का जैसी रानी, जहां भी समानता दर्शाई जाए, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से समानता दर्शाई जाए या किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यमक अलंकार में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जहां वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पहली घटा का अर्थ बादल से है, दूसरी घटा का घटने से है यानी कम होने से है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है, जहां बिल्कुल बता दिया जाता है कि यह वैसा ही है जैसे मैया मैनो चंद्र खिलौना ली हो। ठीक है, चंद्र खिलौना यानी चांद खिलौना, यानी चांद वाला ही खिलौना चाहिए, जबकि वो चांद नहीं होता, वो सिर्फ एक चांद जैसा दिखने वाला होता है, तो हम उसे बिल्कुल चांद ही मान लेते हैं, बच्चे उसे चांद ही मान लेते हैं, तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार का जो हिंट है वो है मनुहु मानहो जनहु जानो। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए। ठीक है, संभावना यानी मानो, ऐसे वर्ड आते हैं कि मानो और जानो, ऐसे करके वर्ड आते हैं बीच में, तो वहां आप बिल्कुल पहचान लोगे कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? बोलना, सुनना, हंसना या लिखना? देखो, भाषा के संबंध में चार प्रमुख कौशल हैं। कितने? चार प्रमुख कौशल हैं। कौन कौन से? बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, ना कि हंसना, यानी हंसना प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, यानी कौन कौन से भाषाई कौशल हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये चार भाषाई प्रमुख कौशल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों से परिचित कराना, संगीत कला में निपुण बनाना या रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना? देखो, काव्य में क्या आते हैं? काव्य में श्लोक, कविताएं, ये सभी जो है काव्य में आते हैं। तो काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है
वो छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। यानी आशीर्वाद बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। 90% जो छात्र हैं उन्हें इस प्रश्न में बहुत दिक्कत होती है। तो इनमें से जो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा है, वो ये नहीं है। ठीक है, वो है आशीर्वाद, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। आशीर्वाद बिल्कुल सेम ऐसे लिखा जाएगा। वाह, देखो आशीर्वाद नहीं, यहाँ आशीर्वाद हो जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आशीर्वाद, यानी शी के बाद रै बोल रहे हैं तो वै के ऊपर रै लगेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है, निराला, हरिओद, अज्ञा या गुलेरी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वो है अज्ञा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर गुलेरी की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी चंद्रधर शर्मा जी का नाम है, उपनाम है गुलेरी। और निराला किसका उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। और हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, ये उनका उपनाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। देखो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न इसलिए इस वीडियो में रखे हैं जिससे आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ ही होती रहे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।